Hello and welcome. This is part वन of chapter 4 South Asia and the Contemporary World. इस वीडियो में हम चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ MCQs पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस टेस्ट को सबमिट करके आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1 इज जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स दैट डिफाइन ए कंट्री फॉरेन पॉलिसी डज नॉट इंक्लूड. किसी देश के विदेश नीति को परिभाषित करने में कौन से भू राजनीतिक कारक शामिल नहीं हैं? ऑप्शन 1 कंट्रोल ऑफ इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण. ऑप्शन 2 कंट्रोल ओवर मीडिया, मीडिया पर नियंत्रण. ऑप्शन 3 कंट्रोल ऑफ एक्सेस टू सी रूट्स, समुद्री मार्गों तक पहुंच का नियंत्रण. या ऑप्शन 4 इक्वेशंस ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज, प्राकृतिक सीमाओं का अधिग्रहण. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड नहीं है कंट्री फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करने में. इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 कंट्रोल ओवर मीडिया. बाकी सभी जो ये पॉइंट्स हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हों या फिर सी रूट्स हों या इक्वेशंस ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज, ये सभी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, भू राजनीतिक कारक में ये शामिल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फेस्ड ए क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर ड्यूरिंग. भारत ने निम्न में से किस परिस्थिति में लोकतंत्र के संकट का सामना किया? ऑप्शन 1 गेनिंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय. ऑप्शन 2 1971 वार विद पाकिस्तान ऑन द इश्यू ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय. या ऑप्शन 3 नेहरू डेट्स, नेहरू जी की मृत्यु के समय. या ऑप्शन 4 इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी फ्रॉम 1975 से 77, 1975-77 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, या उस समय. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी फ्रॉम 1975-77. इस पीरियड में जो इमरजेंसी लगाई गई थी देश में, ये वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में जो है डिस्कस किया है. इस इमरजेंसी को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में, ब्लैक चैप्टर के रूप में इसको याद किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंस द 1950s इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड कॉन्फ्लिक्ट विद बोथ पाकिस्तान एंड चाइना ओवर. 1950 के दशक से भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ निम्न में से किस में संघर्ष का अनुभव किया है? ऑप्शन 1 द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉमन रिलीजियस वर्क्स, आम धार्मिक कार्यों की व्याख्या को लेकर. ऑप्शन 2 बॉर्डर्स एंड रिलेटेड टेरिटोरियल इश्यूज, सीमा और संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर. ऑप्शन 3 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एफर्ट्स इन द रीजन, क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों को लेकर. या ऑप्शन 4 इंडियाज इंक्रीजिंग ट्रेड विद साउथ कोरिया एंड जापान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भारत के बढ़ते व्यापार को लेकर. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, वो कौन सा इश्यू है जिसको लेकर इंडिया के पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ रिलेशन ठीक नहीं है. इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 बॉर्डर्स एंड रिलेटेड टेरिटोरियल इश्यूज, सीमा और संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर. देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो इशू है वो कश्मीर को लेकर है, बॉर्डर इशू है. इसके अलावा चाइना के साथ में हमारी 1962 की वॉर हो चुकी है, ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है. अक्साई चीन पर चाइना ने अपना क्लेम किया. इसके अलावा नेफा को लेकर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो कि अब अरुणाचल प्रदेश है, इसको लेकर इशू रहा है. यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है. इसके अलावा गलवान वैली का डिस्प्यूट, ये जो करंट का है, ये हमारे सामने है. तो इस तरीके से बॉर्डर इश्यूज इन दोनों कंट्रियों के साथ हमारे रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज फॉर. बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? ऑप्शन 1 डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स, आपदा प्रबंधन के प्रयासों के कारण. ऑप्शन 2 इनिशिएटिंग ग्रामीण बैंक,
ग्रामीण बैंकों की शुरुआत के कारण। ऑप्शन 3 निगोशिएटिंग द फरक्का ट्रीटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, बांग्लादेश और भारत के बीच फरक्का संधि पर बातचीत के कारण। या ऑप्शन 4 लीडिंग द प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, लोकतांत्रिक आंदोलन के नेतृत्व के कारण। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्यों मिला था बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 इनिशिएटिंग ग्रामीण बैंक्स इन 2006। इन्होंने ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की थी 2006 में। मोहम्मद यूनुस रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो। इन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी जिनके द्वारा पुअर पीपल्स को इजी टर्म्स पर स्मॉल लोन जो है प्रोवाइड कराया जाता था ताकि वे किसी काम की शुरुआत कर सकें, उन्हें रोज़गार मिल सके। तो इस तरह इन्होंने डेवलपमेंट के लिए काम किया था जिसके लिए इनको ये नोबेल पीस प्राइज़ इनको ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन इम्पोर्टेंट सिमिलरिटी बिटवीन इंदिरा गांधी ऑफ इंडिया एंड बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान इज डेट बोथ। भारत की इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के बीच एक महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनों। ऑप्शन 1 आर हिंदू लीडर्स ऑफ इस्लामिक नेशंस, इस्लामिक राष्ट्रों के हिंदू नेता हैं। ऑप्शन 2 बिकेम इम्पोर्टेंट वुमेन नेशनल लीडर्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, विकासशील राष्ट्रों की महत्वपूर्ण महिला राष्ट्रीय नेता बनी। ऑप्शन 3 बिकेम लीडर्स ऑफ द एशियन ब्लॉक ऑफ नेशनल्स एट द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र में एशियाई राष्ट्रों की गुट की नेता बनी। ऑप्शन 4 केम इनटू पावर एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के टूटने के परिणाम स्वरूप सत्ता में आई। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है जो दोनों लीडर्स के लिए फिट बैठता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 बिकेम इम्पोर्टेंट वुमेन नेशनल लीडर्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। विकासशील देश हैं दोनों ही, भारत और पाकिस्तान, और दोनों ही देशों में महिलाएं सबसे ऊंचे पदों पर पहुंची हैं। तो दोनों के बीच में ये सिमिलरिटी है इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माओइस्ट मीन्स, माओवादियों का अर्थ है। ऑप्शन 1 टेररिस्ट ग्रुप, 2 फ्रीडम फाइटर्स, 3 ए सीक्रेट सोसाइटी। या ऑप्शन 4 कम्युनिस्ट हु बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ, कम्युनिस्ट जो माओ की विचारधारा में विश्वास करते हैं। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। माओवादियों का क्या मतलब है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 कम्युनिस्ट हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ। माओ जिसने रेवोल्यूशन किया था चाइना में 1949 में, जिसके बाद चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, वहाँ से माओ की जो विचारधारा है ये इमर्ज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1954-55 पाकिस्तान ज्वाइंट द कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक्स नोन एज। 1954-55 में पाकिस्तान शीत युद्ध के समय किस सैन्य संगठन में शामिल हो गया था। ऑप्शन 1 वार्सा पैक्ट एंड नाटो, ऑप्शन 2 सेंटो एंड नाटो, ऑप्शन 3 नाटो एंड सीटो, ऑप्शन 4 सीटो एंड सेंटो। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनमें पाकिस्तान शामिल हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सीटो एंड सेंटो, जिनको ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर के टाइम पर। सीटो जिसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना था सितंबर 1954 में। और इसके फाउंडर मेंबर्स थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड पाकिस्तान। और सेंटो जो है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बगदाद पैक्ट या मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेटो के नाम से भी जाना जाता है। और ये फॉर्म किया गया था 1955 में। और इसकी फाउंडर कंट्रीज थी ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये 1979 में डिसॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द साउथ एशियन कंट्री दैट रिमेन्स डेमोक्रेटिक सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इज। दक्षिण एशियाई देश जो आज़ादी के बाद से लोकतांत्रिक है वो कौन सा देश है जो अब तक लोकतांत्रिक है? ऑप्शन 1 श्रीलंका, 2 पाकिस्तान, 3 बांग्लादेश या 4 नेपाल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सी वो कंट्री है जो अपनी आज़ादी के बाद से आज तक लोकतांत्रिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 श्रीलंका, जो कि अपनी आज़ादी के बाद से अभी तक लोकतांत्रिक है। बाकी सभी कंट्रीज़ के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए पाकिस्तान में एक लंबे समय तक जो है तानाशाही रही है या मिलिट्री शासन वहाँ पर रहा है, ये हमने चैप्टर में समझा है, इसको देखा है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी शेख मुजीब ने, जिनकी बांग्लादेश के क्रिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने पावर को अपने हाथों में रखने के लिए डेमोक्रेसी एब्लिश की। बाद में उनका असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हुई। इसी तरीके से नेपाल में भी डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट हुए 1990 में। इसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, लेकिन 1996 में माओइस्ट मूवमेंट की वजह से स्थितियां खराब रहीं और 2001 में इमरजेंसी लगाई गई और राजा के हाथों में सत्ता पूर्ण रूप से फिर से आ गई। इसके बाद 2005 में फिर से लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर आए और डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए 2006 में वहाँ पर संविधान लिखने का काम वहाँ पर शुरू हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में माओवादियों को शामिल ना किए जाने की वजह से संविधान सक्सेस नहीं रहा और बाद में माओइस्ट को भी शामिल किया गया और 2015 में नेपाल एक सेकुलर फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक के रूप में उभरा है। तो इस तरह नेपाल में भी डेमोक्रेसी की हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ईयर 1998 पाकिस्तान कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट इन। वर्ष 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण निम्न में से किस स्थान पर किया? ऑप्शन 1 नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन 2 चंगाई हिल्स, 3 नल्ला हिल्स या 4 मिजो हिल्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कहाँ पर किए थे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट, कौन सी जगह थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 चंगाई हिल्स। चंगाई हिल्स जो कि पाकिस्तान में, ये जो है बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया था 28 मई 1998 को। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 11 एंड 13 मई 1998 को और उसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने ये टेस्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज कमिटेड टू। शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति निम्न में से किसके लिए प्रतिबद्ध थी? ऑप्शन 1 सपोर्टिंग कम्युनिज्म इन एशिया, एशिया में साम्यवाद के समर्थन के लिए। ऑप्शन 2 नॉन अलाइनमेंट विद द सुपर पावर्स, महाशक्तियों के साथ गुटनिरपेक्षता की नीति के लिए। ऑप्शन 3 रिजेक्टिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में लोकतंत्र को खारिज करने के लिए। ऑप्शन 4 आइसोलेशनिज्म इन इंटरनेशनल कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलगाववाद के लिए। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 नॉन अलाइनमेंट विद द सुपर पावर्स। भारत ने आज़ादी के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति फॉलो की थी, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, कोल्ड वॉर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू लिबरलाइज द इकोनॉमी वाज। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश था। ऑप्शन 1 इंडिया, 2 नेपाल, 3 श्रीलंका या 4 पाकिस्तान। सोचिए कौन सी वो कंट्री है साउथ एशिया की जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया सबसे पहले। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 श्रीलंका। श्रीलंका साउथ एशिया की वो कंट्री है जिसने अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले लिबरलाइज किया और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट भी श्रीलंका की हाई रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी श्रीलंका ने सक्सेसफुली कंट्रोल किया है। सिविल वॉर के बाद भी श्रीलंका की जीडीपी हाईएस्ट रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेंटेंस इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डज नॉट इंक्लूड। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद मुद्दों में से कौन सा मुद्दा शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 शेयरिंग ऑफ इंडस वाटर, सिंधु जल का बंटवारा। 2 शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर, गंगा जल का बंटवारा। 3 सर क्रीक इन द रन ऑफ कक्स, कक्स में सर क्रीक। या ऑप्शन 4 कश्मीर। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा भी इशू है जो भारत और पाकिस्तान के बीच का डिस्प्यूट नहीं रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर। गंगा पूर्ण रूप से भारत में है तो इसका पाकिस्तान के साथ कोई डिस्प्यूट होने का प्रश्न नहीं है, और बाकी सभी इश्यूज पर पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन द ईयर। बांग्लादेश किस वर्ष में एक स्वतंत्र देश बना? ऑप्शन 1 1970, ऑप्शन 2 1969, ऑप्शन 3 1971 या ऑप्शन 4 1972। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 1971। बांग्लादेश के बनने की जो ऑफिशियल जो डेट है वो है 26 मार्च 1971। बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया था, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पॉलिटिकल फील्ड पाकिस्तान लेक्स। राजनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तान में निम्न में से किसका अभाव है? ऑप्शन 1 ए कोरेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस, एक साहसी और अपेक्षाकृत स्वतंत्र प्रेस। ऑप्शन 2 ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, एक मजबूत मानवाधिकार आंदोलन। ऑप्शन 3 एजुकेटेड लीडर्स, पढ़े लिखे नेता। या ऑप्शन 4 जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि अमेरिका जैसे देश ने पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूल है उसको अपने फेवर में हमेशा से इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके द्वारा भी अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो चुनी हुई सरकार है, वो टेररिज्म से निपटने में सक्षम नहीं है। जिन सभी वजहों से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फरक्का ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश टू। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर क्यों किए गए थे? ऑप्शन 1 इंगेज इन ए वार अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए। ऑप्शन 2 स्टार्ट द बस डिप्लोमेसी शुरू करने के लिए। ऑप्शन 3 सेटल द टेरिटोरियल डिस्प्यूट, क्षेत्रीय विवाद सुलझाने के लिए। या ऑप्शन 4 शेयर द गंगा वाटर, गंगा जल को साझा करने के लिए। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन से इश्यू को लेकर ट्रीटी हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच, फरक्का ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 शेयर द गंगा वाटर्स। ये ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री HD देवगौड़ा और बांग्लादेश की PM शेख हसीना के बीच। कब हुई थी? 12 दिसंबर 1996 को। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में ये ट्रीटी साइन हुई थी, और ये ट्रीटी हुई थी 30 ईयर्स के लिए वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट दैट इज वैलिड रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया इज दैट। दक्षिण एशिया के इतिहास के बारे में जो कथन मान्य है वह यह है कि ऑप्शन 1 इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज स्ट्रेंथन्ड द ट्रेडिशनल बिलीफ्स ऑफ द पीपल, औद्योगिकरण ने लोगों की पारंपरिक मान्यताओं को मजबूत किया है। ऑप्शन 2 इट इज हैज एक्सपीरियंस लिटिल यूरोपियन कॉन्टैक्ट, इनका यूरोपीय संपर्क का अनुभव बेहद कम रहा है। या ऑप्शन 3 रिलीजियस बिलीफ्स हैव बोथ डिवाइड एंड यूनाइटेड द पीपल ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र के लोगों को धार्मिक मान्यताओं ने विभाजित एवं एकजुट किया है। या ऑप्शन 4 सुपर पावर्स इन्फ्लुएंस हैज ब्रॉट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द रीजन, महाशक्तियों के प्रभाव ने क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि ला दी है। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है साउथ एशिया जो रीजन है इस कॉन्टेस्ट में।
इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। रिलीजियस बिलीफ्स हैव बोथ डिवाइड एंड यूनाइटेड द पीपल ऑफ द रीजन। इस क्षेत्र के लोगों को धार्मिक मान्यताओं ने विभाजित एवं एकजुट किया है। क्योंकि धर्म के आधार पर देखिए डिवाइड भी हुए हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने हैं धर्म के आधार पर, और इसी तरीके से भारत जैसे विशाल देश में सभी धर्मों के लोग यहाँ पर एकजुट भी हैं, यूनाइटेड हैं। तो इस तरीके से यहाँ के लोग डिवाइड भी हुए हैं और एकजुट भी हैं धार्मिक आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैनी साउथ एशियन कंट्रीज सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड इज। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में अधिकतर दक्षिण एशियाई देशों की विशेषता है। ऑप्शन 1 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों के पर आधारित लोकतांत्रिक सरकारें। ऑप्शन 2 आइसोलेशन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुपर पावर्स। महाशक्तियों के प्रभाव से अलगाव। ऑप्शन 3 इंटरनल स्ट्रगल्स फॉर पावर लीडिंग टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता। या ऑप्शन 4 फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द तेहरान समर्थित कट्टरपंथी इस्लामी सरकारें। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है रिगार्डिंग साउथ एशियन कंट्रीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 इंटरनल स्ट्रगल फॉर पावर लीडिंग टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं जहां आंतरिक संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टी दैट डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मालदीव्स इज द। मालदीव के राजनीतिक मामलों पर प्रभुत्व रखने वाली पार्टी है। ऑप्शन 1 मालदीवियन डिक्टेटरशिप पार्टी। ऑप्शन 2 मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन 3 मालदीवियन पीपल्स पार्टी। या ऑप्शन 4 मालदीवियन मेजोरिटी पार्टी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी वो पार्टी है जिसका मालदीव में दबदबा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका मालदीव में राजनीतिक प्रभुत्व है, पॉलिटिकल दबदबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन ऑफ द किंग इन नेपाल वाज रिड्यूस्ड टू ए नॉमिनल वन इन द ईयर। नेपाल में राजा की स्थिति किस वर्ष में नाम मात्र की रह गई थी। ऑप्शन 1 2001, ऑप्शन 2 2002, 3 2005 या 4 2006। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 2006। 2006 में जब वहाँ पर रेवोल्यूशन के बाद संविधान सभा का गठन किया गया और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए कदम उठाए गए, तो इस तरीके से वहाँ पर नेपाल में जो राजा की जो शक्ति थी वो नाम मात्र की रह गई और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालदीव्स द इजलैंड नेशन वाज ए सल्तनत टिल। मालदीव कब तक एक सल्तनत था। ऑप्शन 1 1968, 2 1967, 3 1966 या 4 1965। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 1968। मालदीव इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिशर्स से 1965 में और 1968 में यहाँ सल्तनत एबोलिश हुई और मालदीव एक रिपब्लिक कंट्री बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री दैट इज भूटान बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड इज। वह देश जो भूटान के विकास के लिए सर्वाधिक सहायता देता है। ऑप्शन 1 यूएसए, 2 रसिया, 3 इंडिया या 4 मालदीव। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन देता है भूटान को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एड, कौन करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 इंडिया, भारत, जो कि भूटान को सबसे ज़्यादा एड करता है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपाल वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टिल। नेपाल कब तक एक संवैधानिक राजतंत्र था। ऑप्शन 1 2006,
2, 2005, 3, 2004 या 2003? सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 2006। 2006 में वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई और नई व्यवस्था के लिए संविधान सभा गठित की गई, जिसके बाद राजा की शक्तियाँ जो थी वो नाम मात्र की रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन इज, वह क्षेत्र जिसे संघर्ष प्रवण क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन 1 यूरोपियन यूनियन, 2 साउथ एशिया, 3 साउथ ईस्ट एशिया या 4 वेस्टर्न यूरोप। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस क्षेत्र को संघर्ष प्रवण क्षेत्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा संघर्ष होते हैं, वो एरिया माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 साउथ एशिया, जो कि हमारा रीजन है जिसमें हम रहते हैं। देखिए यहाँ पर दो बड़े देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं। इसके अलावा साउथ एशिया की जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हैं वेरियस ग्रुप्स के बीच में, जैसे श्रीलंका में सिंगली और तमिल्स के बीच में संघर्ष रहा है। इसके अलावा इंडिया में जो क्षेत्रीय मांगे हैं, अलग राज्यों की मांग बहुत ज़्यादा रही है। देशों और राज्यों के बीच में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर समस्याएं भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।